हम ऐसी कविता देखने जा रहे हैं। उस कविता के अंतर्गत 1940-41 के आसपास की शैक्षणिक परिस्थिति इस हिंदुस्तान के अंतर्गत कैसे थे, यह पढ़ाई को लेकर हिंदुस्तान के अंतर्गत के लोगों की मानसिकता किस प्रकार की थी, इसे देखने का काम हमें इस कविता के अंतर्गत करना है। यह कविता जरूर आधुनिक प्रगतिशील कविता के सशक्त हस्ताक्षर त्रिलोचन जी की है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सुल्तानपुर जिले के चिरानी नामक पट्टी में जगदेव सिंह के घर में 20 अगस्त 1917 को हुआ था। त्रिलोचन जी का मूल नाम या वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। 9 दिसंबर 2007 को गाजियाबाद के अंतर्गत इनका इंतकाल या देहांत हुआ है। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा पद्धति एमए तक हिंदी तथा अंग्रेजी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की है और लाहौर से संस्कृत शास्त्री की पदवी ये उपाधि वहीं से प्राप्त कर ली है। इसके बावजूद उन्होंने मराठी, गुजराती, बांग्ला, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया है। यानी उनका कहना था, भाषा में जितने प्रयोग होंगे उतनी ही भाषा समृद्ध होगी, और इसीलिए शायद उन्हें बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था। त्रिलोचन ही नहीं है, त्रिलोचन के बाद के पीढ़ियों के अंतर्गत भी ऐसे बहुत कम कवि दिखाई देते हैं जिन्होंने अपनी परंपरा को इतनी गहनता से और व्यापकता से व्यक्त करने के लिए आपके ज्ञान को समाज के सामने प्रस्तुत किया है। जिस तरह से तुलसी ने भाषा को आविष्कृत किया था, उसी प्रकार से त्रिलोचन ने भी भाषा को आविष्कृत किया है। हिंदी में प्रयोग धर्मिता का प्रदर्शन उन्होंने ही किया है। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने नवसृजन को बढ़ावा दिया है। प्रगतिशील काव्य धारा के 3 आधार स्तंभों के अंतर्गत कौन कौन है पता है आपको? एक नागार्जुन जी है, दूसरे शमशेर बहादुर सिंह हैं और तीसरे त्रिलोचन सिंह हैं। इन तीनों ने समाज की यथातथ्य परिस्थिति को परंपरा और आधुनिकता के साथ जोड़ने का एक अद्भुत समन्वय किया है। वे तीनों भी बाजारवाद के प्रबल विरोधी थे। इन्होंने अभिव्यक्ति के लिए सोनेट, अंग्रेजी के अंतर्गत उसे छंद कहा जाता है, वे 550 सोनेट लिखे हैं, जिसके अंतर्गत नए नए प्रयोग हैं जो दिगंत में संकलित किए गए हैं। त्रिलोचन जी ने हमेशा के लिए खुद को गांव के आदमी के साथ जोड़ा है, उनकी समस्याओं के साथ जोड़ा है। ऐसे कवि भी रहे हैं और इसलिए इनके कविता के अंतर्गत ग्रामीण या आंचलिक चित्रण बहुत ज्यादा तौर पर दिखाई देता है। हिंदी साहित्य के विविध प्रकार का लेखन इन्होंने किया है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत का मिलने वाला शल्का नामक जो पुरस्कार, शल्का
सम्मान जो है 1990 के अंतर्गत उन्हें मिला है। हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें शास्त्रीय और साहित्य रत्न जैसी उपाधियों से सम्मानित भी किया गया है। 1982 के अंतर्गत ताप के ताए हुए दिन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत का मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी इन्हें मिला है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का महात्मा गांधी सम्मान जैसे आदि पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। काव्य लेखन के अंतर्गत धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, और आघड़ा, तुम्हें सौंपता हूँ, अन कहीं भी कुछ कहानी है, अमोला, मेरा घर, जीने की कला आदि इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। कहानी संग्रह देश का, सबका अपना अपना आकाश, डायरी, रोजचनामा, रोजना मचा, समीक्षा ग्रंथ, काव्य और अर्थबोध, संपादन मुक्तिबोध की कविताएं, ये उनका लेखन का संसार रहा है। अब उनकी कविता को लेकर हम थोड़ी सी बात यहीं पे करना उचित समझते हैं। जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत की कविताएं हैं कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये कविता धरती काव्य संग्रह से ली गई है। उनका पहला काव्य संग्रह धरती रहा है। और कवि के काव्य की मुख्य विशेषता रही है कि जीवन के प्रति रागात्मकता ने प्रेम, और इसी रागात्मकता की वजह से उनका काव्य जो है वह उच्च कोटि का भावात्मक रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। त्रिलोचन जी ने कविता के लिए नई भाषा नहीं गढ़ी है, बल्कि पहली जो भाषा थी उस भाषा को जीवित रखने के लिए प्रस्तुत किया है, और उसी भाषा को ही लोगों ने अपना बोल दिया है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये उनका पहला प्रयास है, और इसी प्रयास के अंतर्गत ही वे सफल रहे हैं। इसमें इस कविता के अंतर्गत चंपा स्वयं बोलती है, ये काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, और उसे बड़ा आश्चर्य हो जाता है। उन काले काले अक्षरों को वो नहीं पहचानती, नहीं जानती हो, और उसे ही खुद आश्चर्य हो जाता है कि इन काले काले चिन्हों से कैसे ये सभी स्वर निकलते हैं। कविता में आई हुई यह पंक्ति चंपा को पढ़ लेने के लिए अच्छी है, सृजनात्मकता की और संकेत करती है। इस कविता की भाषा खड़ी बोली है, लेकिन उसमें कहीं कहीं पर अपनी लयता के साथ, सहजता के साथ कुछ शब्द आए हैं, जैसे अक्षर है, बजर है, चिन्हती है। यह शब्द उसमें लय अंतर्निहित करते हैं। चंपा के लहजे में गवई गांव के एक बड़े पढ़े लिखे आदमी की स्वाभाविक सहजता और प्रामाणिकता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने शहर के विरुद्ध गांव, पैसों के खिलाफ इंसानी रिश्ते को चित्रित करने का काम किया है, और वो भी चंपा के द्वारा। इसे हम देखेंगे।